Hello friends, it's Dr. Mayank here. Welcome to my YouTube channel. Hope you all will be staying healthy. So this part is the continuation of the first part of laboratory animal production and management. In this part we are going to study about the housing, breeding, handling, identification, feeding, disease and prevention and transportation of laboratory animals. So let's start with it. So in the housing of a laboratory animals, so there are four important points. These are laboratory animals, they require the elaborate housing with the adequate ventilation space to move. House should provide the protection from the weather, predators, mosquitoes and insects. Laboratory animal can be housed on the floor or in the cages. So friends, फर्स्ट 3 पॉइंट्स का मतलब है यदि हम प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे तो फ्रेश एयर आते रहेगी और स्पेस हमें प्रॉपर देना है ताकि कंजेशन ना हो एनिमल को। दूसरी चीज़ हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है हार्श वेदर कंडीशन से, मस्कीटोज से, इंसेक्ट से। और तीसरी चीज़ यह है कि हमें एनिमल को जो है हाउस कर सकते हैं फ्लोर में या फिर केजेस में। अब फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट हम कैसे निकालेंगे, किस एनिमल की कितनी फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट है। तो उसका फॉर्मूला है, जो एरिया का फॉर्मूला है, हम दूसरा वाला फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ एन फॉर नंबर ऑफ एनिमल्स, दैट इज 0.7 जो भी हमारे पास जो एनिमल का वेट है प्लस 6 अंडर रूट ऑफ द वेट ऑफ द एनिमल। जो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। हम फर्स्ट फॉर्मूला इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि बिकॉज हम बहुत कम ही जो वेट है ओन्स में निकालते हैं और हमें रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है स्क्वायर इंचेस में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू प्रेफर फॉर द स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ हाउसिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स की, ये वाटर बॉटल्स हैं, इसको इस जो चीज़ है ये केज है, इसे शू बॉक्स बोलते हैं। और आप देख रहे हैं ये बेडिंग मटेरियल नीचे रखा है जिसके ऊपर रैट है और ऊपर से वाटर इन्हें प्रोवाइड हो रहा है। नाउ ये आप केज सिस्टम देख रहे हैं, इसे शू बॉक्स बोलेंगे। नाउ द फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल, तो इसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एरिया होता है माइस के लिए आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर याद रखना है, जो रैट है उसके लिए 250, आप यहाँ पे अप्रॉक्स करना है आपको, जो हैमस्टर है उसके लिए 125 और आप गुनिया पिग के लिए 500 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर है। हाँ, लेकिन हाइट विल बी फिक्स्ड, सो दैट इज़ माइस की जो हाइट है उसकी जो डबल हाइट वो गुनिया पिग की होगी। ओके, और जो रेड और हैमस्टर है इनकी 22.5 होगी। ओके, नाउ साइट ऑफ अ हाउसिंग, हम इस साइट कैसे डिसाइड करेंगे? तो साइट डिसाइड करने के लिए 5 क्राइटेरिया है। हमें उसे हायर एलिवेशन पे रखना ताकि जो सीपेज हो, ड्रेनेज हो वो कम पहुँचे। दूसरी चीज़ है कि मिनिमम एक्सेस देना है विजिटर्स को ताकि किसी भी तरह की डिजीज़ ट्रांसमिट ना करे। आपको मिनिमम नॉइज डिस्टर्बेंस होना चाहिए ताकि एनिमल की प्रॉपर ग्रोथ हो। और फोर्थ चीज़ है सेपरेट करना है इसे बायोलॉजिकल या फिर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्शन यूनिट से जहाँ पर वैक्सीन बनती हैं, और इसे दूर रखना है पॉल्यूटेड एरिया से। ओके, नाउ द टाइप ऑफ अ हाउसिंग, 2 तरह की हाउसिंग है, दैट इज द नॉन एयर कंडीशन एंड द एयर कंडीशन हाउसिंग। सो एयर कंडीशन हाउसिंग में बस डिफरेंस ये रहेगा कि आपके वहाँ पे एयर कंडीशनर से एयर प्रोवाइड होगी। नाउ द मोस्ट कॉमन टाइप दैट इज द नॉन एयर कंडीशन। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ अ एयर फ्लो होता है वो कंसिडर किया जाता है वाइल कंस्ट्रक्टिंग द हाउस। तो इस तरह से कंसिडर किया जाता है कि जो एयर फ्लो है वो डायरेक्टली एंट्रेंस ऑफ द जो हाउस है वहाँ पे डायरेक्टली एंटर ना करें। अब इस हाउस के अंदर जिसको बोलते हैं नॉन एयर कंडीशन जो हाउस होता है उसके अंदर 2 कॉरिडोर्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दोस। सो जो फर्स्ट कॉरिडोर हमारे पास है वो है क्लीन कॉरिडोर। ये जो क्लीन कॉरिडोर होता है वो एनिमल रूम के फ्रंट में होता है। तो चलिए इसे देखते हैं, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं जो क्लीन कॉरिडोर है, जहाँ से ये जो पार्ट होता है यहाँ पे हम एनिमल्स को रखते हैं और ये क्लीन कॉरिडोर मतलब यहाँ से एंट्री होती है। ओके, सो क्लीन कॉरिडोर फ्रंट में रहेगा, बाकी जो अनक्लीन कॉरिडोर है वो बैक में रहेगा एनिमल हाउस के। ओके, सो अब इसे समझते हैं। सो क्लीन कॉरिडोर जो होता है वहाँ पे हम जो स्टेराइल फूड वहाँ अंदर ले जाएंगे, ऑटोक्लेव्ड केजेस को ले जाएंगे। ऑटोक्लेव का मतलब होता है, ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जिसमें जो केजेस होते हैं उनको अंदर रख देंगे तो जितना भी कंटेमिनेशन बैक्टीरिया वगैरह का है, फंजाई वगैरह का, वो सारा का सारा डेड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसे ऑटोक्लेव्ड कहते हैं। ओके, स्टेराइल तो आपको पता है कि आपने उसको पूरा कंप्लीटेड डिसइंफेक्टेंट, स्पोर्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं रहेंगे, वो होगा। और आप यहाँ से बेडिंग मटेरियल ले जाएंगे हाउस के लिए। तो क्लीन कॉरिडोर का 3 फंक्शन है, आपको स्टेराइल फूड ले जाएंगे, ऑटोक्लेव्ड केजेस और बेडिंग मटेरियल आप ले जाएंगे। आपको यहाँ पे
फुट डिप रखना है, एंटीसेप्टिक रखना है, ताकि किसी भी तरह का जो माइक्रोब है वो इन्फिल्ट्रेट ना करे हाउस के अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपका जो डोर होना चाहिए वो ओपन आउटसाइड होना चाहिए। मतलब आप जो है डोर को पुल करेंगे, तो पुल करेंगे तो क्या होगा, जो हॉट एयर जो अंदर जो चल रही होगी, ठीक है, दैट विल कम आउट ऑफ द रूम। आपको पुल करेंगे, ओके, नॉट पुशिंग द डोर। सो द लास्ट पॉइंट इज द हाउस मस्ट बी फ्री फ्रॉम द रोडेंट एज वेल एज द इंसेक्ट्स लाइक द मस्किटो, कॉकरोच, बग्स एंड फ्लियास। नाउ द डर्टी कॉरिडोर, ये बैक साइड पे होगा एनिमल हाउस के, और यहाँ से आप रिमूव करेंगे गार्बेज को, और जो चेक कर सकते हैं कंटेमिनेशन, जो भी आपके पास कंटेमिनेशन को चेक कर सकते हैं, जो भी आपका फूड आ रहा है या फीड आ रहा है, और आप प्रिवेंट कर सकते हैं एंट्री ऑफ अ सनलाइट। ओके, नाउ अब इसमें बात करें तो जो भी आपका मटेरियल होगा वो यहाँ से आएगा, और आने के बाद इसे हम ऑटोक्लेव करेंगे। यदि केजेस आए तो उन्हें ऑटोक्लेव करेंगे, बाकी जो फीड मटेरियल आगे उसको स्टेरलाइज करेंगे, फिर उसके बाद एनिमल को फीड होने के लिए देंगे। और यहाँ फिर डायरेक्ट उसको चेकिंग भी करवा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री होगी लोगों की, जो भी आ रहा है, स्टाफ आ रहा है, वो पर्सनल हाइजीन, इसके बाद एनिमल को फीड वगैरह हुआ, जो भी गार्बेज दिख रहा है इसको वापस ऐसे निकाल लेंगे। ओके, तो ये हाउसिंग स्टैंडर्ड्स हैं कुछ। ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट्स फॉर द ब्रीडिंग। जहाँ पे हम ब्रीडिंग कराएंगे तो 1 मेल + 2 फीमेल इस तरह जिस तरह से रखते हैं, तो उसका ये हाउसिंग स्टैंडर्ड्स लिखें। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ द स्ट्रेन एंड द ब्रीडिंग ऑफ द लेबोरेटरी एनिमल्स। सो जो माइस के जो कॉमन स्ट्रेन हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। स्विस अल्बिनो, कौसाली, बल्बेस, CH3 आपको याद होना चाहिए। जो सबसे कॉमन जो आप देखते हैं वाइट माइस, वो स्विस अल्बिनो है। ओके, अब रेड के बारे में बात करते हैं। रेड के बारे में जो बात करते हैं तो वो ब्लॉक की बॉडी होती है, कंपेरेटिवली इसके रफ हेयर होते हैं। जो इसका स्नाउट होगा बहुत लॉन्ग और पॉइंटेड होगा, इसके ईयर बड़े प्रोमिनेंट होते हैं और शार्प टीथ होते हैं। इसकी जो टेल की जो लेंथ होती है वो बॉडी की लेंथ से ज़्यादा होती है। तो 16 सेंटीमीटर ये बॉडी की लेंथ है, तो टेल की लेंथ 16 to 20 सेंटीमीटर होगी। एडल्ट का वेट 250 ग्राम, 100 से 250 ग्राम के बीच में आता है। और जो इसके जो आपको याद रखना पड़ेगा रैट की स्ट्रेन, वो है लॉन्गिवान। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, चार्ल्स फॉस्टर, स्प्रेगवे एंड डाउले। नाउ हैमस्टर के बारे में बात करेंगे तो इसके 2 स्ट्रेन मैंने पहले ही बता दिए थे, एक सीरियन है और एक चाइनीज हैमस्टर है। अब इसकी जो बॉडी होती है, चंकी बॉडी होती है, शॉर्ट लेग होते हैं, फ्लफी टेल होती है, लॉन्ग स्किन विथ अ डेंस और सॉफ्ट, इसके जो फर होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं। हाँ, अब H फॉर हैमस्टर और H फॉर हैंड से आप याद रखिएगा। इसके जो पहले जो फ्रंट लेग होते हैं उसमें 4 टोस होंगे, कितने 4, और जो हाइंड लेग में 5 टोस। ये इसका आइडेंटिफिकेशन का फीचर है। ओके, नाउ जो एडल्ट हैमस्टर होता है उसकी जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर होती है, और उसका जो वेट होता है वो 100 ग्राम के पास आप याद रख सकते हैं। जो चाइनीज हैमस्टर है उसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ 9 सेंटीमीटर होती है। ओके, और 55 ग्राम इसका वेट होता है, 55 ग्राम, जिसके कारण इसे ड्वार्फ हैमस्टर भी कहते हैं। तो चाइनीज हैमस्टर कैसे कलर के होंगे, ग्रे कलर के होंगे, और इनका जो ब्लैक स्ट्रिप्स हमें सेंट्रल रीजन पे इसके मिलते हैं। वहीं सीरियन हैमस्टर गोल्डन कलर के होते हैं डॉर्सली, और आपको लिटिल बैक कलर की जो आपको जो भी मिलेगा वो वेंट्रल साइड पे मिलेगा। तो मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं इसको हैमस्टर को, तो ये सीरियन हैमस्टर है, और ये आपका है चाइनीज हैमस्टर, बहुत छोटा होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको ब्लैक स्ट्रिप्स मिलेंगी। ओके, ये सीरियन है और ये चाइनीज हैमस्टर है। नाउ कमिंग ऑन टू द ग्विनिया पिग। ग्विनिया पिग जो होती है उसके 3 स्ट्रेन आपको याद रखना है। ये है इंग्लिश, एब्सिनियन एंड पेरुवियन। पेरू इज अ कंट्री, सो पेरुवियन, दीज आर द पॉपुलर स्ट्रेन्स। इसमें बहुत छोटे शॉर्ट रेडेंट होती है, इसमें टेल नहीं होती है। ग्विनिया पिग दे आर विदाउट टेल। ओके, पिग में टेल नहीं, आपको याद रखना है। हेड इसका बड़ा ब्लंट सा है, ओके, और रेक्टेंगुलर होता है। जो नेक इसकी बड़ी थिक होती है और शॉर्ट मर्ज्ड होती है विद द बॉडी, जस्ट लाइक अ पिग। जिसके हाइंड लेग्स होते हैं वो बहुत लॉन्गर देन द 4 लेग होते हैं, आपको याद रखना है। उसका जो वेट होगा बहुत ज़्यादा, 1.5 किलो के आसपास, और जो फीमेल होती हैं वो 100 ग्राम के 1000 ग्राम के आसपास होती हैं। सो लेट मी शो यू द पिक ऑफ दैट। सो आप यहाँ पे हैमस्टर देख रहे हैं, इसके जो ईयर होते हैं ड्रॉपिंग होते हैं, वही हैमस्टर के हम ईयर देखेंगे तो वो एकदम स्ट्रेट होते हैं। इसका नेक एकदम क्लोजली बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, एकदम हेड राउंड सा है। जैसे हैमस्टर में हम इसमें स्नाउट जैसा देख रहे थे ना, वैसा कुछ नहीं, एकदम पूरा राउंड है ये। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेबोरेटरी एनिमल।
Now we will be talking about the reproductive characteristic of a laboratory animal. So starting with the mice and rat. तो mice और rat का जो नेचर है वो prolific breeders का है, मतलब large number of offsprings will be produced पर पार्चुरेशन। और जो प्यूबर्टी की जो एज है वो आपको याद रखनी है 4 to 6 वीक है। मेटिंग की जो है वो 8 to 9 वीक्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ। जो ईस्ट्रस का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 दिन का होता है, आपको याद रखना है। ईस्ट्रस जो साइकिल होती है 21 डेज की होती है। बर्थ वेट 1 to 1.5 ग्राम होता है। लिटर साइज होता है आपका 10 to 20 का। और जो वीनिंग वेट है ये 10 to 12 ग्राम होगा, और वीनिंग हम करेंगे 21वें दिन पे, याद रखना आपको। अब आप सक्सेसफुल मीटिंग हुई कैसे डिटेक्ट करेंगे? आप कॉपुलेटरी प्लग को चेक करेंगे इन द वेजाइना। कॉपुलेटरी प्लग इज नथिंग बट द सॉलिडिफाइड सीमेन। नाउ ली बूट इफेक्ट एंड द विटन इफेक्ट। तो जो ली बूट इफेक्ट होता है, जब हम लार्ज नंबर ऑफ फीमेल को एक साथ रखेंगे तो सभी की सभी एनिस्ट्रस स्टेज पे आ जाएगी ईस्ट्रस साइकिल के, तो इस चीज़ को बोलते हैं ली बूट इफेक्ट। नाउ गोइंग टू द विटन इफेक्ट। जब इन्हीं फीमेल को जो एनिस्ट्रस स्टेज पे है इनको मेल के साथ रख देंगे तो आफ्टर 72 हार्स ये अपनी रेगुलर ईस्ट्रस जो स्टेज है जो ईस्ट्रस साइकिल की वो एक्सिबिट करेगी, तो इस चीज़ को बोलते हैं विटन इफेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द हैमस्टर। सो हैमस्टर में जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी आती है 4 to 6 वीक में। जो इसमें जो मेटिंग एज है दैट इज 3 मंथ। तो इसको जो वेट होता है एट द टाइम ऑफ मेटिंग दैट्स 90 ग्राम, और जो चाइनीज हैमस्टर का होता है वो 40 ग्राम होता है। अब इसकी ईस्ट्रस की ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 5 डेज की होगी। इसमें मेटिंग कराते हैं हैंड मेटिंग, हैंड मेटिंग कराते हैं, तो इसका रीज़न बताएंगे आपको अभी नेक्स्ट में। जो इसका गेस्टेशन पीरियड होता है 18 डेज का, आपको याद रखना है। 17 आप याद रख सकते हैं क्योंकि 17 मतलब खतरा, दैट्स क्योंकि हैमस्टर एक तरह का बहुत फ्यूरियस एनिमल होता है। और जो विनिंग एज होती है इसकी 25 डेज में कराते हैं, और जो इसका वेट होता है 15 ग्राम होता है एट द टाइम ऑफ विनिंग। तो क्योंकि जो मेल और फीमेल होते हैं ना उनको सेपरेट क्वार्टर पे रखते हैं, और यहाँ पे इनको जो मेटिंग है उसी टाइम बस इनको साथों साथ लाते हैं, इसलिए इस चीज़ को बोलते हैं हैंड मेटिंग, बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन हैंड्स इज देयर। अब इन्हें जैसे ही मेटिंग हुई उसके बाद इसको सेपरेट कर देते हैं मेल और फीमेल को। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि जो फीमेल जो होती है वो सीरियस इंजरी कर सकती है मेल के टेल और टेस्टिस को। ओके, सो आपको 17 मीन्स खतरा, दैट इज फ्यूरियस नेचर आपको पता चल रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है 17 डेज का होता है, और जो वीनिंग के जस्ट बाद इसे मेल को सेपरेट कर देते हैं फीमेल से। नाउ द ईस्ट्रस साइन में हमें मिलेगा स्ट्रिंजी और ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मिलेगा, जो फीमेल की वेजाइना से आ रहा होगा। तो स्ट्रिंजी का मतलब होता है कि ऐसा फ्लूइड जिसमें हमें एकदम थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बने, जैसे आप हनी को नीचे ड्रॉप करेंगे तो एक थ्रेड नेचर में वो नीचे गिरेगा। अब ये जो ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस होता है बाद में वाइट क्रीमी डिस्चार्ज में चेंज हो जाता है, और एक गंदी सी स्मेल आती है, इसमें से एक टिपिकल ऑर्डर आता है। और वेल रिसेप्टिव जो फीमेल है वो एक लॉर्डोसिस पॉस्चर एक्सिबिट करेगी। लॉर्डोसिस पॉस्चर मतलब अपने हाइंड क्वार्टर को रेस्ट कर देगी, ऊपर उठा देगी। और फिर आता है आपका जो मेटिंग जो होती है वो 4th डे पे होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्विनिया पिग में जो प्यूबर्टी होती है 4 to 5 वीक्स, मतलब ग्विनिया पिग की जो सेम चीज़ है, मेटिंग एज भी सभी में सेम है। नाउ जो वेट होता है एट द टाइम ऑफ अ मेटिंग दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 kg, हेयर ऑल्सो 1 kg। नाउ ईस्ट्रस साइन, These are hip swing, mounting activity और unsteady movement। Mounting activity आपको पता है, hip swing मतलब हिप को हिलाना, और एक अनस्टेडी तरह का मूवमेंट मिलेगा। मैटिंग पॉलीगेमस होती है। पॉलीगेमस का मतलब होता है एक मेल पे बहुत सारी फीमेल, उसको पॉलीगेमस कंडीशन बोलते हैं। और जो फरोइंग होती है वो कम्युनल होती है, मतलब बहुत सारी जो फीमेल होती है एक साथ फरो करती है कॉमन पेन में। ओके, सो दिस अबाउट द ग्विनिया पिग। सो गेस्टेशन जो इसका जो लेंथ होती है वो आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा है गेस्टेशन लेंथ इसकी, 2 मंथ, दैट इज 75 डेज के अप्रॉक्स। और आपका जो बर्थ वेट होता है वो 50 ग्राम, गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है तो इसका बर्थ वेट भी अच्छा खासा रहता है। और जो लिटर साइज होता है वो 5 to 6 होता है, और जो विनिंग वेट होता है 230 ग्राम पे हम इसे विन कर देंगे। नाउ एज पर द यूटिलिटी ऑफ एनिमल एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल, ब्रीडिंग मेथड हमारे पास 3 तरह की ब्रीडिंग मेथड है। वो है मोनोगेमी, पॉलीगेमी जिसको हैरेम मेथड बोलते हैं, और कंटिन्यूस मेटिंग होती है। मोनोगेमी में सिंगल मेल और सिंगल फीमेल को रखते हैं, और ये मेथड जो होती है यूजफुल होती है इन ब्रीडिंग ऑफ द स्टॉक्स, इन ब्रीडिंग कराने के लिए, ठीक है। यूजली पेयर को हम लंबे टाइम तक एक साथ रखते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉलीगेमी। पॉलीगेमी जो होती है कंसिस्ट होती है कि उसमें एक मेल होता है और बहुत सारी फीमेल होती है केजेस में। ओके,
तो यहाँ पे जो इन द केस ऑफ माइस एंड रेट, एक मेल पे 2 से 6 हम फीमेल रखेंगे। वहीं ग्विनिया पिग में आपको याद रखना एक पे 10 फीमेल हम रखेंगे और हैमस्टर पे 1 पे 7 फीमेल रखेंगे। कंटिन्यूस मेटिंग क्या होती है कि जैसे इमीडिएटली पार्चुरेशन हुआ उसके तुरंत बाद मेटिंग हो जाएगी। तो जैसे हम इनब्रीड यदि कराना होता है हमें, तो उसके बाद हम कंटिन्यूसली क्या कराते हैं, इसमें मेटिंग कराते हैं, इसमें मेल को सेपरेट नहीं करते हैं। अब डिसकंटिन्यूस मेटिंग क्या होती है, जिसमें फीमेल जो होती है और जो मेल होता है उसको सेपरेट कर देते हैं आफ्टर द पार्चुरेशन। ये इसलिए किया जाता है कि हमारे पास जो पोस्टपार्टम जो मेटिंग है वो अवॉइड की जा सके। जब ये पोस्टपार्टम मेटिंग है उसे अवॉइड कर देंगे तो प्रॉपर वो लैक्टेशन जो भी हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है उन्हें मिलेगा। नाउ 3 तरह के ब्रीडिंग सिस्टम होते हैं, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और F1 जनरेशन ब्रीडिंग। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट ईयर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू सिलेक्शन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स फॉर द ब्रीडिंग। तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, जो एनिमल जिन्हें हम सेलेक्ट करेंगे फॉर द ब्रीडिंग पर्पस, इनका जो पेरेंटल रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब इनके पास जो रिप्रोडक्शन, इनका जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। इनकी प्रोजनी बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए, लिटर साइज भी बड़ा होना चाहिए, मदरिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होना चाहिए कि अच्छा केयर कर पाए बच्चों को। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है ये फिजिकली फिट और हेल्दी हो, तभी तो ऑफ स्प्रिंग को केयर कर पाएंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है इनका लिटर साइज बड़ा होना चाहिए, ये प्रेफर होता है। इफ़ लिटर में ज़्यादा मेल होंगे और कम फीमेल होंगी तो उस लिटर को हम कैंसिल कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, यदि कोई एनिमल वाइसेस एक्सिबिट कर रहा है, मतलब रॉन्ग बिहेवियर, बाइटिंग वगैरह नेचर है उसका, तो उसको बाहर रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और आई, ईयर, नोज से किसी भी तरह का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ये एक इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। एंड द एनिमल टू बी सेलेक्टेड शुड बी अलर्ट और विग्रस होना चाहिए, ठीक है, और क्लीन रहना चाहिए और स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। सो अब हम मूव करेंगे हैंडलिंग कैसे करेंगे लेबोरेटरी एनिमल्स की। सो एज वी नो दैट द लेबोरेटरी एनिमल बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के होते हैं और बहुत डेलिकेट होते हैं, तो इनका हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जेंटली इसकी हैंडलिंग करेंगे तो आपके पास जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा वो रियल और करेक्ट आएगा। तो हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए हम हैंडलिंग करते हैं। यदि एनिमल को हमें हाउस करना हो, ठीक है, उसको उसके शू बॉक्स पे रखना हो, उसके लिए एनिमल का वेइंग करने के लिए हम उसको हैंडल करते हैं। एनिमल में इनॉकुलेट, या इनॉकुलेशन का मतलब होता है इंजेक्ट करना किसी चीज़, या फिर सैंपल कलेक्शन के लिए हम उसे यूज़ करते हैं हैंडलिंग को। फिर इंस्पेक्शन की किसी तरह का बॉडी में कोई चेंज तो नहीं आया है, या फिर मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द मेथड्स ऑफ हैंडलिंग, जो आपका जो माउस है, माउस को आप लोग को बहुत क्विकली और बहुत एकदम फिर्मली, मतलब स्ट्रांगली आपको उसकी बेस जो होती है टेल की, उसको पकड़ना है और थोड़ा सा साइडली अपवर्ड लिफ्ट करना है। अब उसके एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करेंगे, आप अपने जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की मदद से जो उसके जो नेक के नीचे का जो स्क्रफ रीजन है उसको खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ अ थंब एंड द इंडेक्स फिंगर, और जो सपोर्ट करेंगे टेल को विद द 4th एंड द 5th फिंगर। ये हमारे पास माउस का केस है। अब रेट में क्या होता है, रेट को हम ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करेंगे विद द टेल। क्यों? क्योंकि ये आपको इरिटेट होता है इससे और ये बाइट आपको करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही आपने इसको ग्रास्प करेंगे तो उसके बाद आपको दूसरी और तीसरी फिंगर से इसके मैंडिबल को ग्रैब कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 4th और 5th फिंगर से आपकी इसको चेस्ट को पकड़ना है। और हैमस्टर की बात करेंगे, हैमस्टर को जब कभी भी आप पिकअप करेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंटली आपको पिक करना है और बहुत ही आराम से करना है, क्योंकि ये बहुत तरह के फ्यूरियस एनिमल, मैंने आपको पहले ही कहा। तो बिकॉज इम्प्रॉपर हैंडलिंग टेंड्स टू द बाइट, और इट शुड बी ग्रास्प विथ अ लार्ज पिंच ऑन द स्क्रफ। स्क्रफ मतलब जो ऊपर जो कोट मिलेगा हमें बॉडी के बैक में, तो उसको स्क्रफ बोलते हैं। एंड विद द पाम एंड द अदर फिंगर्स to hold. Okay, now talking about the Guinea pig. Guinea pig can be lifted by placing the thumb and other finger over the either side of the neck by one hand and supporting the body with the other hand. Now quickly moving toward the identification की method. Identification में 4 method है, staining, tagging, tattooing and notching. आपको याद रखना है। Staining मतलब painting the animal with the dyes, जो हमारे पास crystal wallet या फिर carbol fission होता है, ताकि इसमें मार्किंग कर सके। स्टेनिंग ऑन द स्किन कोट ऑन स्मॉल एरिया विल बी इजीली विजिबल। ओके, नाउ टैगिंग में हम रैबिट एंड गिनिया पिग दे कैन बी ईयर टैग कर सकते हैं, एनिमलियम टैग लगा सकते हैं। टैटूइंग में ईयर, फुट या फिर शोल्डर या हिप रीजन पे हम कर सकते हैं टैटूइंग। नॉचिंग मतलब कटिंग द ईयर इन द स्पेसिफिक शेक, और ये रेट और माइस में हम कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 4 मेथड्स